हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया के ऊपर है। वास्को डी गामा के आगमन से 1948 में वास्को डी गामा जब कालीकट में आता है, लैंड करता है, तो वहाँ से यूरोपियों के आगमन की प्रारंभ मानी जाती है भारतीय इतिहास में। तो इसके बाद से फिर बहुत डच आए, पुर्तगाली आए और बहुत सारे जो यूरोपियन कंपनी सब यहाँ व्यापार करने के लिए आने लगे, फैक्ट्री लगाने लगे। फिर उनके बीच में आपस में संघर्ष भी हुआ और राजाओं के साथ भी संघर्ष हुआ। तो पलासी की लड़ाई, उसके बाद बक्सर की लड़ाई, साथ ही जो मराठा के साथ लड़ाई, मैसूर युद्ध, इन सब की जानकारी इसमें हम देखेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे राजाओं को जीत करके जो इतना बड़ा कंपनी रूल बना। फिर 1857 का विद्रोह होता है, जिसमें 1857 के विद्रोह के बाद से जो कंपनी का शासन है वो डायरेक्ट जो क्राउन प्रिंस के शासन के अधीन लाया जाता है। फिर बहुत सारे नियम बनते हैं, इसमें इन्हीं बातों की चर्चा होगी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कंपनी रूल क्या है। तो कंपनी रूल का मतलब होता है कंपनी राज। तो ये वही अवधि है जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी यानी कि मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि EIC, इसको हम शॉर्ट में EIC कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट में कैसे डोमिनेट किया, उसका डोमिनेशन कैसे हुआ, इसी की चर्चा होगी इसमें। तो दिस इरा शो द ट्रांजिशन ऑफ द EIC फ्रॉम ए कॉमर्शियल ट्रेडिंग बॉडी इनटू ए डोमिनेंट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्सेस। तो इसमें हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल में कि एक व्यापारिक कंपनी कैसे शासक बन गई और साथ ही वो एक सामरिक शक्ति के रूप में भी उसका कैसे ट्रांजिशन हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेशन पर चर्चा करते हैं। द कंपनी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 600 एज ए ट्रेडिंग एंटिटी टू पार्टिसिपेट इन द स्पाइस एंड टेक्सटाइल ट्रेड। तो कंपनी जो की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। और क्यों हुई, तो वो मसाला और टेक्सटाइल वस्त्र सबका कारोबार करना चाह रही थी। वस्त्र उद्योग और मसाले सबका वो व्यापार करना चाह रही थी और उसमें भाग लेना चाह रही थी। तो सबसे पहले हम इसके इनिशियल फुटहोल्ड के बारे में देखेंगे कि थ्रू द 17th सेंचुरी द EIC secured permission from the Mughal Empire to establish factories in K coastal location like सूरत, मद्रास, बम्बई एंड कलकत्ता। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी ने मुगल एम्पायर से जो फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त की। उससे जो है जैसे उसको मिल गया, लाइसेंस मिल गया। और उसके बाद जो तटीय इलाका है समुद्र का, जैसे कि मद्रास हो गया, तो 1640 में मद्रास में हुआ। फिर मतलब सूरत में, बम्बई में और कलकत्ता में, बम्बई में 1668 में और कलकत्ता में, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ इनके फैक्ट्री का। इसके बाद फिर ये पॉलिटिकल पावर बन गए। द पिवोटल ट्रांजिशन बिगेन विथ मिलिट्री सक्सेस इन द 18th सेंचुरी। तो इसमें मिड 8th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में जो ये सामरिक शक्ति बन गए, मिलिट्री पावर बन गए और मिलिट्री सफलता भी इनको मिली। इसमें सबसे रिमार्केबल है बैटल ऑफ पलासी, जो 1757 में होता है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। और उसमें जो है सिराजुद्दौला पराजित होता है और कंपनी के रूल की स्थापना होती है। और इस रूल में क्या होता है कि मीर जाफर जो होता है बंगाल का जो सेनापति, उसको अंग्रेज मिला लेते हैं। तो ये बैटल ऑफ पलासी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी भी याद रखना है, 1757। तो इसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव्स विक्ट्री ओवर द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला इस्टेब्लिश द कंपनीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। तो बंगाल में ये कंपनी का इन्फ्लुएंस स्थापित हो जाता है। इसके बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी, 1764। इसमें क्या होता है, ए डिसिसिव विक्ट्री दैट सीमेंटेड ब्रिटिश कंट्रोल leading to the grant of Diwani 1765. This gave the EIC the legal right to collect revenue in Bengal, Bihar and Odisha, effectively making the company a territorial sovereign. तो कंपनी
को क्षेत्रीय संप्रभुता भी हासिल हो जाती है, उसको रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल जाता है। कहाँ मिलता है? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और ये किसके कारण होता है? तो बैटल ऑफ बक्सर में जीत के कारण होता है। इसके बाद गवर्नेंस एंड एक्सपेंशन। इसके बाद जब ये शासन में ये शासक बन जाते हैं, कंपनी शासक बन जाती है, जो व्यापारी कंपनी थी, जब उसका शासन होता है तो वो विस्तारवादी नीति अपनाती है। और इसका जो शासन और विस्तार की जो अवधि है वो 1773 से 1858 तक। जब 1857 में सिपाही विद्रोह होता है, उसके बाद कंपनी के शासन का अंत हो जाता है और भारतीय जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये अवधि है 1773 से 1858 का। इसमें इस कंपनी का गवर्नेंस होता है और एक्सपेंशन भी होता है, मतलब शासन भी होता है और विस्तार भी होता है। As the company's territorial footprint grew through alliance, annexation and wars such as Anglo-Mysore and Anglo-Maratha War, the British Parliament began to intervene to regulate the EIC's affairs and curb corruption. अब हुआ क्या कि इस समय के में कंपनी का जब शासन हो रहा था तो बहुत सारा करप्शन हो गया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ज़रूरी समझा कि इस कंपनी का जो शासन है उसको रेगुलेट किया जाए और उसमें इंटरवेन किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। रॉबर्ट क्लाइव पर जो वहाँ इंग्लैंड के संसद में महाभियोग भी चलाया गया था और इसको कंपनी के शासन में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको दूर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए और इंटरवेन करने के लिए भारत के लिए जो इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसने कई कानून बनाए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी कि 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। द फर्स्ट मेजर पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन वाज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो सबसे जो पहला जो मतलब मेजर पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो ये हो गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें इसने कोशिश की थी कि ये कंपनी की स्वेच्छाचारिता और भ्रष्टाचार है, मनमानापन है, मनमौजी है, उसको उस पर कंट्रोल किया जाए। द फर्स्ट मेजर पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन is in the form of regulating act of 1773. It established the office of the Governor General of Bengal, the first being Warren Hastings, and created a Supreme Court in Calcutta to standardize administration. और इस तरह से जो वारन हेस्टिंग्स हैं वो सबसे पहले गवर्नर जनरल के रूप में भारत आते हैं और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश होती है। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो कानून आता है। इससे क्या होता है कि ड्यूअल सिस्टम आ जाता है, द्वैध शासन आ जाता है। अब कंपनी का भी शासन और नवाब का भी शासन। तो पिट्स इंडिया कंपनी की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ए ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल separating the company's commercial activities from its political and military affairs। तो इस तरह से डुअल सिस्टम जो है सो इंट्रोड्यूस होता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। और इसमें जो कंपनी है उसका कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर को अलग किया गया। इसके बाद इसके एक्सपेंशन पॉलिसी पर विचार करते हैं कि कैसे The AIC expanded its control through various strategies, including the creation of subsidiary alliance with local rulers, where the company provided military protection in exchange for political interference and financial tributes। तो अब इसके बाद कंपनी का जो एक्सपेंशन पॉलिसीज है उसको हम देख सकते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज के रूप में। जैसे सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत हुई, लोकल राजा के साथ जो सब्सिडरी अलायंस हुआ, उसके बाद कंपनी अपना सेना उसको प्रोवाइड करता था और इस तरह से उससे पैसा लेता था। इस तरह से ये शुरुआत हुआ। तो इस तरह से जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो कंपनी रूल है उसमें हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन और इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन और साथ ही लीगल रिफॉर्म। तो इन 3 चीज़ को अगर हम समझ लें तो हम समझ सकते हैं कि कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ कंपनी के रूल का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर आया वो सेंट्रलाइज हो गया गवर्नर जनरल में। बम्बई मद्रास जो सबऑर्डिनेट हो गए बंगाल के। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया। जब द्वैध शासन होगा तो कंपनी को तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था। उसका तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू गेट प्रॉफिट। तो उसका मेन मोटिव था प्रॉफिट कमाना। तो उसने ऐसा कानून सब बनाया, ऐसा पॉलिसी एडेप्ट किया कि जो उसके ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट के फेवर में था। इसीलिए हैवी टैक्सेशन हो गया, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाने लगा और उद्योग धंधा को नष्ट कर दिया गया। और इसी के कारण जो है बहुत बड़ा अकाल सब पड़ा। उसमें सबसे जो प्रसिद्ध अकाल है वो बंगाल फेमिन के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1770 में हुआ था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंपनीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज प्रॉफिट, पॉलिसी ऑफन prioritized British commercial interest over local need, leading to heavy taxation and the deindustrialization of local crafts, which contributed to severe famine such as the Great Bengal Famine of 1770। तो इस तरह से ये हुआ। उसके बाद कुछ कानून सब भी बने। मेजर लीगल फ्रेमवर्क वेर इंट्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, the Indian Penal Code of 1860 and the establishment of judicial system that gradually replaced Persian and English in official proceedings। तो Persian और English को establish किया गया official proceedings के रूप में। और इस तरह से जो अंग्रेजों की नीति थी, इसके कारण कंपनी की नीति कह लीजिए, तो उसके कारण जो व्यापक विद्रोह हो गया। इसका जो मेन जो कारण था, जो एग्रेसिव इसका टेरिटोरियल एनेक्सेशन हो, हाई टैक्सेशन हो और कल्चरल रिलीजियस इंसेंसिटिविटी था। इसके कारण इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857 हुआ, जिसको हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके बाद क्या हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल है वो ख़त्म हो गया, उसका रूल ख़त्म हो गया और उसके बाद ब्रिटिश राज प्रारंभ हुआ। तो दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश राज और डायरेक्ट इम्पेरियल रूल व्हिच लास्टेड अंटिल 1947। तो ये 1947 तक चला। तो इसमें हमने देखा कि कैसे 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी, वो प्रथम ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर प्राप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। और इसका मुख्य उद्देश्य सस्ता माल जैसे मसाला, रेशम, सूती कपड़ा खरीदना था और यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचना था। कंपनी ने व्यापारिक चौकियों को फैक्ट्री कहा, जहां सामान को स्टोर किया जाता था और व्यापारी काम करते थे। धीरे धीरे इन गोदामों के चारों ओर किलेबंदी शुरू हुई। इसके बाद से व्यापार से राजनीति की ओर मुड़े। बंगाल का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल की सत्ता कमज़ोर हुई और बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया और टैक्स की मांग की। तो फिर प्लासी का युद्ध होता है 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच। तो मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब हार गए। यह भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत हुई। फिर हुआ बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। इस निर्णायक बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अब यह एक केवल कंपनी नहीं थी, बल्कि एक शासक बन गई थी। फिर कंपनी का विस्तार होता है, सहायक संधि होती है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फिर विलय की नीति अपनाई जाती है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फिर प्रशासनिक ढांचा बनता है, न्यायिक व्यवस्था शुरू होती है। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने नई न्याय व्यवस्था शुरू की। हर जिले में 2 अदालत बने, दीवानी अदालत दीवानी मामलों के लिए और फौजदारी अदालत आपराधिक मामलों के लिए। कानून का संहिताकरण हुआ, कोडिफिकेशन हुआ। 1775 में हिंदू और मुस्लिम कानूनों का अनुवाद कराया गया ताकि न्यायाधीशों को निर्णय लेने में आसानी हो। सेना में सुधार किया गया। कंपनी ने भारतीय किसानों को प्रशिक्षित करके सिपाही के रूप में भर्ती किया और उन्हें आधुनिक बंदूकों से लैस किया।
तो इस तरह